नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है तारीखों का ऐलान। 23 जनवरी 2025 को डाले जाएंगे वोट। 25 जनवरी 2025 को जो है चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की जो अंतिम तारीख है वो 30 दिसंबर है। तो उत्तराखंड के निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निकाय चुनाव के लिए अगले साल की 23 जनवरी को वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती वोटिंग के 2 दिन बाद 25 जनवरी 2025 को होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी। वहीं 2 जनवरी को नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच होने के बाद उम्मीदवारों को 3 जनवरी 2025 को निर्वाचन प्रतीक आवंटित कर दिया जाएगा, यानी उन्हें 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। इसके बाद 23 जनवरी को पूरे राज्य में वोट डाले जाएंगे। फिर 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। उसके बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घोषणा बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऐलान किया है, बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर कहा कि पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में जनभावनाओं का ख्याल रखा गया है। तमाम आपत्तियों पर पूरा विचार किया गया और विस्तृत सुनवाई के बाद आरक्षण फाइनल किया गया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपाइयों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया काफी पहले शुरू कर दी थी। इसके बाद आज से पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार है और तारीखों के ऐलान के बाद अब उसे धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कदर किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं। की आयु में निधन हो गया है। सीएम धामी ने निदेशक की मौत पर दुख जताया है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, श्याम बेनेगल के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। श्याम बेनेगल ने कल मुंबई सेंट्रल स्थित वॉकहार्ट अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहां उनका क्रॉनिक किडनी रोग का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल के निधन पर शोक व्यक्त किया और पोस्ट कर लिखा कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक पद्म भूषण श्याम बेनेगल के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में उनका योगदान अतुलनीय है। हरिद्वार में मुख्य नगर आयुक्त से मिले लघु व्यापारियों ने की फेरी समिति की बैठक बुलाने की मांग। फेरी समिति की बैठक आयोजित न होने पर नाराजगी जताई। मुख्य नगर आयुक्त को बताई 5 सूत्रीय मांगे। मुख्य नगर आयुक्त ने बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों की समस्याओं को लेकर लघु व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी से मुलाकात की। लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य नगर आयुक्त से मिलने पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने पिछले 1 साल से फेरी समिति की बैठक आयोजित न होने पर नाराजगी जाहिर की है और अपनी 5 सूत्री मांगों को रखा है। संजय चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन ने प्रस्तावित 12 वेंडिंग जोन में 2000 व्यापारियों को
स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और व्यवस्थित रूप से स्थापित करने की योजना जो है बनाई है। उन्होंने हरिद्वार कॉरिडोर स्मार्ट योजना के तहत रेडी पटरी व्यापारियों को उचित स्थान देकर नए वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग की। वहीं मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में श्रेणी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। कि काफ़ी समय से टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही और टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक ना होने के कारण जो है जो राज्य की फेरी नीति नियमावली है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रही है, क्रियान्वयन नहीं हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि निकाय चुनाव भी सर पे हैं, कभी भी निकाय चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। तो हमने आज नगर आयुक्त महोदय से आग्रह किया है, तमाम हम टीवीसी मेंबर और हमारे संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मिलित थे, हमने उनसे आग्रह किया है कि टीवीसी की बैठक जल्दी से जल्दी आयोजित की जाए। उन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह में कोई भी दिन मुकर्रर करके टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में आप देखेंगे कि जो हमारे अभी 3 बेंडिंग जोन विकसित हुए हैं, उन 3 बेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, जो चिन्हित और पंजीकृत वेंडर्स हैं, उनको हम जो हमारे दायित्व के अंतर्गत सारी सुविधाएं वो हम प्रोवाइड कराएं और ऐसे लोग जो हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं हैं उन लोग को हम अपने निगम क्षेत्र में अलाउ नहीं करते हैं। इस प्रोसेस के चलते हुए काफ़ी सारे इश्यूज टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। इन सारे इश्यूज को टेकअप करने के लिए हमने एक मीटिंग आयोजित करी है जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के सारे मेंबर्स और जो हमारे वेंडिंग कमेटी के जितने सदस्य हैं उन सभी लोगों के साथ बैठ के जितने मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। और लक्सर से निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं वारिश अहमद, अध्यक्ष पद के दावेदार। लक्सर की नगर पंचायत सुल्तानपुर से दावेदार प्रत्याशी वारिश अहमद का नगरवासियों ने स्वागत किया है। लक्सर में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नगर पंचायत सुल्तानपुर में निर्दलीय के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी वारिश अहमद का नगरवासियों ने स्वागत किया और आतिशबाजी की। वारिस अहमद ने कहा कि अभी तक जो लोग चुने जाते रहे हैं उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो नगर की जनता के लिए सोलर ऊर्जा प्लांट, कन्या इंटर कॉलेज और 100 बेड का अस्पताल मुहैया कराएंगे। देहरादून में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड की सुविधाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने किया है सीएचसी का शिलान्यास। स्थानीय लोगों को इलाज में आसानी होगी। देहरादून के मेहुवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की व्यवस्था करने को अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुरी में बालिका इंटर कॉलेज निर्माण को लेकर जल्द अनुमति दिए जाने का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इलाज के लिए अब लाखों की आबादी को दूर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देहरादून से प्रचार टीम्स को रवाना कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने दिखाई हरी झंडी। खेल मंत्री ने 13 जनपदों के डीएम के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके तहत खेल मंत्री रेखा आर्या ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से प्रचार टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा खेल मंत्री ने सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा की है। बता दें कि 26 दिसंबर से हल्द्वानी के गौलापार में राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक मशाल यात्रा शुरू होनी है। इसके लिए 3 सजे धजे कैंटर और अन्य टीम्स को देहरादून से रवाना किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होकर मशाल यात्रा पूरे 1 महीने का सफर तय करते हुए 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इस दौरान हर जनपद में 2 से 3 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसमें साइकिल रैली,
मैराथन, प्रभात फेरी, रस्साकशी, पंजा प्रतियोगिता, स्कूलों में क्विज जैसे आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा इन कार्यक्रमों के दौरान हर जनपद में कम से कम 500 वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा गया है, जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सहभागिता करेंगे। देखिए 26 तारीख से हम लोग हल्द्वानी गोलापार से मशाल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से इसकी तैयारी बैठक जो है आज मैंने ली है और इस तैयारी बैठक में हमारे 13 जनपदों के जिलाधिकारी जुड़े रहे, जिनसे इस यात्रा को हर मुख्यालय तक पहुंचना, मुख्यालय से ब्लॉक लेवल तक में इस राष्ट्रीय खेलों का अथवा मशाल यात्रा का पूरी जन जागरूकता करना, इसके साथ ही वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन होना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी जो कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कर सकते हैं, बतौर उनको सुझाव उनको दिए गए हैं। और वहीं राष्ट्रीय खेल से जुड़ी बड़ी खबर साझा कर ले। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक का खेल का आयोजन है। मेजबानी को लेकर तैयारियां की जा रही है, प्रशासन जुटा हुआ है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के साथ बैठक की है। हल्द्वानी में होना है 8 खेलों का आयोजन। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए जाने हैं। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स की मेजबानी को लेकर खेल विभाग और जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी तक हर हाल में खेलों से संबंधित सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल के जिलाधिकारी ने इस संबंध में सभी विभागों की विस्तार से बैठक ली है। हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 8 खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। डीएम का कहना है कि खिलाड़ियों के आवागमन की व्यवस्था, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। जो खिलाड़ियों के लिए आवागमन, आवास, अन्य जो भी सुविधाएं हैं, उसके लिए काफ़ी पहले खेल विभाग की एक टीम ने आकलन कर लिया था। जो होटल्स आइडेंटिफाई करे गए या गेस्ट हाउसेस आइडेंटिफाई करे गए हैं, उनकी सूची भी बनाकर भेज दी गई है। वहाँ से अप्रूवल होगा इसका। और साथ में जो कमरों की रिक्वायरमेंट रहेगी या किसी भी प्रकार के वाहनों की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसका असेसमेंट भी काफ़ी पहले कर लिया गया है। उनके प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस भी चल रही है और इसमें ऑफिसर्स की लोकल लेवल पर भी ड्यूटी हम लोग लगा देंगे। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी हो रही है और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर कार्रवाई हो रही है। शिवालिक नगर में अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के तहत हरिद्वार के शिवालिक नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर ने उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह और अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया। आईएमसी चौक से नवोदय नगर चौक होते हुए वंदना कटारिया स्टेडियम तक मुख्य सड़क के दोनों ओर अस्थायी अतिक्रमण पुलिस बल की सहायता से हटाया गया। निकाय आरक्षण की फाइनल सूची जारी हो गई है। लक्सर में आपत्तियों के निस्तारण के बाद सूची जारी हुई है। लक्सर नगर पालिका सीट का बदला समीकरण, अन्य पिछड़ा जाति के लिए आरक्षित हुई है सीट, पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की सीट। लक्सर में आपत्तियों के निस्तारण के बाद शासन ने निकाय आरक्षण की फाइनल सूची जारी कर दी है। इसमें कुछ सीट्स के आरक्षण में बदलाव किया गया है। लक्सर नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद को अब अन्य पिछड़ा जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पहले इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया था। इस पर पिछड़े वर्ग के दावेदारों द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। पिछड़ा वर्ग के आरक्षित होते ही सीट पर चुनावी समीकरण भी बदल गए हैं। आपत्तियों के निस्तारण होने के साथ ही शासन ने निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची जारी कर दी है। इस बार कई नगर पंचायतों, खासतौर पर पालिकाओं के आरक्षण में फेरबदल किया गया है। लक्सर सीट की बात करें तो लक्सर अभी तक यानी अंतिम सूची में एससी सीट
घोषित की गई थी, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब यह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश भर में उलटफेर हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही चुनाव यानी चुनावी समीकरण जो है वो भी बदल गए हैं। लक्सर में अब ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट यानी जो दावेदार हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं और अब वो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, खासकर टिकट की लड़ाई। और उसके बाद जो चुनावी समीकरण उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कई भाजपा नेताओं का कहना है कि वो तो केवल कमल के निशान को अपना प्रत्याशी मानते हैं। साफ तौर पर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ने जो विकास कार्य कराए हैं उन्हीं के आधार पर वो इस बार निकाय चुनाव में यानी कि उनके कैंडिडेट जाएंगे और उसी आधार पर वोट उन्हें मिलेगी। आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार क्या गुल खिलता है और प्रदेश भर में किसकी जीत होती है। जसवीर सिंह, इंडिया लक्सर। पहले सूची जारी हुई थी, वो अनंतिम सूची जारी हुई थी। अनंतिम सूची चूंकि 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर यह आरक्षण का रोस्टर घुमाया गया था, तो उसमें स्वाभाविक था कि आपत्तियां आनी थी और आपत्तियां आई। उसके बाद कुछ बदलाव हुए, तो ये सब निर्वाचन आयोग का सब काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का। उन्होंने क्या किया, हमें बहुत ज़्यादा इस बात की जानकारी नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देकर जिसे भी चुनाव मैदान में भेजेगी उसे जिताने का दायित्व और काम हमारा है। विकास नगर में 3 पुलिसकर्मियों पर हमले की खबर है। ओवरटेक करने पर टोक देने से विवाद हो गया। बाइक सवार युवकों ने पुलिसकर्मियों को पीट दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले में एक आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। देहरादून के विकास नगर में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का चौंकाने वाला केस सामने आया है। ओवरटेक करने पर टोके जाने से गुस्साए लोगों ने 2 पुलिसकर्मियों और एक महिला पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया है। घटना उस समय हुई जब तीनों पुलिसकर्मी परिवार के साथ घूमने गए थे। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ी कि मारपीट शुरू हो गई, जिसमें महिला पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। मामले की जांच जारी है। ये अभी परसों शाम को एक कार को मोटरसाइकिल द्वारा ओवरटेक करने के दौरान में 2 युवकों और कार में सवार जो परिवार था उनके बीच में कुछ बहस हुई और उसके बाद वो बहस झगड़े के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। जो बाइक सवार युवक द्वारा अपने कुछ साथियों को बुला करके कार सवार जो परिवार था उनके साथ में बदतमीजी की गई, मारपीट की गई थी। इस संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और फुटेज के आधार पर शिनाख्त करते हुए 2 युवकों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार भी कर लिया गया है और बाकी के विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है। और बच्चों को लेके जा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया और मेरी भाभी और 2 बच्चे, मेरी बेटी भी थी। और जैसे हम आए वहां से घर से, तो ये वेदांत से थोड़ा नीचे वो लड़के बाइक बिल्कुल रफ ड्राइविंग कर रहे थे। हम खुद ही बचे उनसे, वो ऐसे ऐसे चला रहे थे, बाइक चला रहे थे। तो हमने भी चलो चले गए, वो मन का लग जाती गाड़ी में, हमने कुछ नहीं किया। वो फिर से वापस उनके पता नहीं क्या दिमाग में आई, वापस आ गए और सीधा हमारी गाड़ी के आगे बाइक लगाई और मेरे पति गाड़ी में बैठे हुए थे अपनी ड्राइविंग सीट पे और थप्पड़ मारने लगे। उन्होंने 4-5 थप्पड़ मारे, हम पूछा भी नहीं क्या है। जब तक हम बाहर निकले तब तक और भीड़ आ गई। हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस का एक्शन हुआ है। एएनटीएफ टीम ने किया है नशा मुक्ति केंद्र का दौरा और टीम ने नशा पीड़ित मरीजों से मुलाकात की है। केंद्र संचालक को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस की मुहिम तेज है। इसी दौरान एएनटीएफ टीम ने नोडल अधिकारी डीएसपी शांतनु पराशर के निर्देशन में सोशल वेलफेयर नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया। टीम ने नशा पीड़ित मरीजों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र संचालक को एसओपी के तहत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस ने मरीजों से एनडीपीएस एक्ट के तहत पूछताछ कर अवैध मादक पदार्थों के स्रोतों और मेडिकल स्टोर्स की जानकारी जुटाई। पुलिस को इस दौरान कई अहम जानकारी मिली है, जिन पर आगे की कार्रवाई जारी है।
मसूरी में गोल्फ कार्ट का शुभारंभ एसडीएम सदर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मौके पर रिक्शा चालकों में दिखी है खुशी की लहर। पहले चरण में माल रोड पर 4 गोल्फ कार्ट की शुरुआत हुई है। मसूरी में गोल्फ कार्ट का शुभारंभ हो गया है। एसडीएम सदर हरिगिरी ने गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाकर माल रोड पर रवाना किया है। इस मौके पर रिक्शा चालकों में खुशी की लहर है। बता दें कि पहले चरण में मसूरी मॉल रोड पर 4 गोल्फ कार्ट चलाई जा रही हैं। एसडीएम सदर हरिगिरी ने बताया कि जिला प्रशासन ने मसूरी में पर्यटन की दृष्टि और शहर की जरूरत के हिसाब से गोल्फ कार्ट को संचालित किया है। शहर को व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका और रिक्शा चालकों के सहयोग से मसूरी में गोल्फ कार्ट की शुरुआत हो गई है। उनको पूरी उम्मीद है कि मसूरी में गोल्फ कार्ट का बहुत ही बेहतर तरीके से संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में नगर पालिका के सहयोग से 4 गोल्फ कार्ट को लाया गया है। शहर की ज़रूरत के हिसाब से समय समय पर गोल्फ कार्ट को मसूरी शहर में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी के विभिन्न पर्यटन स्थल तक जाने के लिए गोल्फ कार्ट के रूट को निर्धारित किया जाएगा। गाड़ियों का ट्रायल हो चुका है और सदर एसडीएम हरिगिरी जी ने इसका हरी झंडी दी। जो हमारी एक उनसे वार्ता ये हुई कि इसका संचालन मजदूर संघ करेगा। अभी मालिक पालिका रहेगी। कम से कम 3 से 4 महीने तक यहाँ पे ट्रायल चलेगा। अगर सक्सेस होगी तो और आगे बढ़ा दिया जाएगा। और जिन लोगों को मुआवजा देना उनके मुआवजा के लिए शासन में भेजा हुआ है। और जो विधवा महिलाएं हैं उनको वेंडर जोन में जो व्यवस्थित किया जाएगा वो भी रिटर्न में कर दिया जाएगा। लेकिन हम सहमत इसलिए हैं कि संचालन हमें मिल रहा है और आगे जो भी होगा हमारे साथ एग्रीमेंट होंगे। परसों एसडीएम महोदय आएगी। एसडीएम महोदय के सामने हमारे एग्रीमेंट प्रयास था जिला प्रशासन का, जिलाधिकारी महोदय का और नगर पालिका और जो क्षेत्रीय लोगों को लगता था प्रतिनिधियों को कि शहर में गोल्फ कार्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो पर्यटकों की दृष्टि से भी और जो शहर की आवश्यकता के हिसाब से भी। तो उसी क्रम में शहर को व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका के सहयोग से और जो हमारे पुराने रिक्शा चालक हैं उनका सहयोग लेते हुए आज हमने गोल्फ कार्ट की शुरुआत कर दी है और उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर तरीके से गोल्फ कार्ट का संचालन होगा और शहर व्यवस्थित रहेगा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।